जी, हमने नॉर्मल लेबर को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया कि उसकी जनरल मैनेजमेंट कैसे होनी है और उसकी डिफरेंट स्टेजेस को हमने कैसे मैनेज करना है, फर्स्ट स्टेज को, सेकंड स्टेज को, थर्ड स्टेज को। अब हमने एबनॉर्मल लेबर की बात करनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल लेबर का मतलब क्या है। एबनॉर्मल लेबर वो लेबर होती है जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन में डिले आ रहा है, सर्विक्स जो है वो डायलेट बहुत स्लोली कर रही है, फीटस ने कंप्रोमाइज के साइन शो करने शुरू कर दिए, फीटस हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो गया, या डिसेंट नहीं हो रहा प्रेजेंटिंग पार्ट का। ये जो तीन डेफिनेशन है ये मेनली एबनॉर्मल लेबर को शो करती हैं। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अगर फीटस की मैल प्रेजेंटेशन है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यूट्रस पे कोई स्कार है या लेबर इंड्यूस आपको करवानी पड़ी है, तो ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल नहीं होती, इनको भी आप एबनॉर्मल में काउंट कर सकते हो। अब आगे बात आती है कि जब भी आपने पुअर प्रोग्रेस की बात करनी है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज में हो चाहे सेकंड स्टेज पे हो, तो आपने 3 पी को यूज़ करना है कि यहाँ पावर में कोई मसला है, यानी यूट्रस जो है ना वो एफिशिएंट नहीं है और यूट्रस पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, या पैसेज में कोई मसला है कि सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो गई है, या पैसेंजर में कोई मसला है कि मैल प्रेजेंटेशन और मैल पोजिशनिंग है फीटस की। ठीक है, यही 3 से 4 फैक्टर्स हैं जो कि अरेस्ट करवाते हैं और जो पुअर प्रोग्रेस की वजह बनते हैं। सबसे पहले बात करें कि एबनॉर्मल जो प्रोग्रेस है लेबर में उसके पैटर्न्स क्या होते हैं। इसमें जो सबसे पहले बात होगी वो लेटेंट स्टेज की होगी, यानी जो हमने कहा था ना कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जिसमें सर्विक्स ने डायलेट करना था, सर्विक्स की इफेसमेंट होनी थी और फीटस का डिसेंट भी होना था। लेटेंट स्टेज में 4 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन होनी थी। अगर इसमें जो है ना वो ये फेज बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए, तो लेटेंट फेज प्रोलॉन्ग हो जाए, और यूजली ये प्राइमरी पेरिस वुमेन में होता है, और होता ही इस वजह से है कि केमिकल जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो रहा होता है। अब मैंने कहा कि लेटेंट फेज में जो है ना वो सर्विक्स ने फेसमेंट करना था, और आपको ये भी बताया था कि सर्विक्स की फेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि जो सर्विक्स में कोलेजन है उसकी प्रोटियोलाइसिस हो, उसमें जो है वो हाइलोनिक एसिड है वो जो है ना उसका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, फिर वो सॉफ्टनिंग और राइपनिंग हो, फिर उसकी फेसमेंट होती है। तो इन सब प्रोसेस में केमिकल प्रोसेस में डिले हो रहा होता है, इसी वजह से फेसमेंट नहीं होती, इस वजह से जो लेटेंट फेज है ये प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है फीमेल के लिए, क्योंकि उसको इतनी देर से कॉन्ट्रैक्शन शुरू है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन शुरू है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और टायरिंग हो सकता है फीमेल के लिए। और इस केस में जो है ना वो आपने यूजली कोई इंटरवेंशन नहीं देनी होती, आपने ना ही रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ ना ही इन्फ्यूजन की तरफ जाना होता है, क्योंकि अगर आप इस फेज़ में लेटेंट फेज़ में ही रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करोगे या ऑक्सीटोसिन दोगे तो उस वजह से जो फर्दर लेबर है वो बहुत पुअर प्रोग्रेस शो करेगी, या आपको सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर लेटेंट स्टेज पर लॉन्ग हो रही हो तो वो आपने उसको एनर्जीजिया प्रोवाइड कर देना है, उसको मोबिलाइजेशन की एडवाइस करनी है, उसको रीअश्योर करवाना है, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, 1 to 1 मिडवाइफरी केयर करनी है। यही आप कर सकते हो। आप आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ या ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन की तरफ नहीं जाते, वो आप तब जाते हो अगर एक्टिव स्टेज प्रोलॉन्ग हो रही हो। लेटेंट स्टेज में आप यूजुअली वो चीज़ें यूज़ नहीं करते। आगे आ जाती है जी प्राइमरी रेस्ट की बात। प्राइमरी रेस्ट ये होता है कि अगर एक्टिव जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो एक्टिव फेज है, वहाँ पर अगर पुअर प्रोग्रेस हो, यानी 4 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन तो हो गई लेटेंट स्टेज में, अब उसने 4 से 10 तक जाना था, तो वो वहाँ पर जो है ना वो नहीं डायलेट कर रहा, बहुत पुअर प्रोग्रेस है, 4 आवर्स में 2 सेंटीमीटर से कम डायलेट करा, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी अरेस्ट। अब इसके कॉजेज की बात करें कि यूजली जो है ना ये इन एफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अगर प्राइमरी पैरासूमेन हो, यानी कि फर्स्ट उसकी डिलीवरी है, तो उस केस में यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन इनएफिशिएंट होती है, इसी वजह से जो है ना बहुत पुअर प्रोग्रेस आ रही होती है और सर्विक्स की डायलेटेशन नहीं हो रही होती। इसके अलावा सेफलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन भी हो सकती है, मैल पोजीशन या मैल प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस भी हो सकती है। तो ये तो हो गया ना प्राइमरी रेस्ट, कि ये जो बहुत पुअर प्रोग्रेस शो कर रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब एक होती है सेकेंडरी रेस्ट, उसमें ये होता है कि फर्स्ट स्टेज जो है उसके एक्टिव फेज में शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी, 7 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन हो गई, लेकिन फिर यहाँ तक आकर जो है ना फिर वो बहुत पुअर प्रोग्रेस शुरू हो गई, अब जो है ना वो आगे डायलेट नहीं कर रहा, बहुत पुअर डायलेट कर रहा है, तो फिर उसको कहेंगे सेकेंडरी रेस्ट, कि शुरू में ठीक था लेकिन बाद में जो है ना वो काम खराब हो गया, तो ये सेकेंडरी रेस्ट है। इसमें भी वही कॉजेज हैं कि इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, फीटल मैल पोजिशनिंग हो सकती है, मैल प्रेजेंटेशन या सेफलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है। अब आपको एक और बात कह रहा है कि आपने सेकेंडरी अरेस्ट को कंफ्यूज नहीं करना अरेस्ट इन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के साथ, कि जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में अरेस्ट हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ है और सेकेंडरी अरेस्ट डिफरेंट चीज़ है। सेकेंडरी अरेस्ट हो फर्स्ट स्टेज में रहा है, फर्स्ट स्टेज की एक्टिव फेज में रहा है, लेकिन उसको हम सेकेंडरी का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले वो ठीक था, पहले प्रोग्रेस अच्छी थी, लेकिन बाद में पुअर हो गई, तो इसलिए उसको सेकेंडरी का नाम दिया है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि सेकंड स्टेज में अरेस्ट आता है, उसको फिर कहते हैं कि अरेस्ट इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अब एक और चीज़ है कि जो प्राइमरी रेस्ट है उसमें मेन जो कॉज होता है वो मैंने बताया कि इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं यूजुअली, लेकिन जो सेकेंडरी रेस्ट है इसमें ज़्यादातर कॉज जो होता है ना वो होता है कि सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या मैल पोजीशन या मैल प्रेजेंटेशन। क्योंकि इसको ऐसे याद रखें, क्योंकि सेकेंडरी रेस्ट है मतलब पहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अच्छा भला कर रही थी, जो है वो प्रोग्रेस हो रही थी, सर्विस डायलेट कर रही थी, लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ कि मैल पोजीशनिंग या मैल प्रेजेंटेशन की वजह से फर्दर जो है ना वो अरेस्ट हो गया और प्रोग्रेशन रुक गई। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं जी
कि अरेस्ट इन द सेकंड स्टेज की क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सर्विक्स तो पूरी डायलेट कर गई है, लेकिन जो फीटस है उसकी डिलीवरी नहीं हो रही, और ये भी यूजुअली इनएफिशिएंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, या इसके कॉज में भी मैल पोजिशन, मैल प्रेजेंटेशन, सीपीडी आ सकता है। लेकिन इसमें एक कॉज और ऐड हो जाता है, वो कॉज है जी रेजिस्टेंट प्रीनियम का, कि रेजिस्टेंट प्रीनियम की वजह से भी ये जो डिलीवरी है फीटस की वो रुक सकती है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट डेफिनेशन देख ली। अब हमने बात करनी है मैनेजमेंट की, कि अगर फर्स्ट स्टेज में अरेस्ट है तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर सेकंड स्टेज में है तो उसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज की। अगर फर्स्ट स्टेज में पुअर प्रोग्रेस आ रही है, कि सर्विस जो है वो डायलेट ही नहीं कर रही, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन 4 आवर्स में डायलेटेशन हो रही है, या डिसेंट नहीं सही से हो रहा, या फीटल का जो हेड है वो रोटेट नहीं कर रहा, तो ये जो सारे कॉजेज हैं ये करवा देते हैं जी फर्स्ट स्टेज पे अरेस्ट। अब पहली बात तो ये कि आपने याद रखना है कि सबसे जो कॉमन कॉज है ना वो है डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्टिविटी, स्पेशली प्राइमरी ग्रेविडा में, यानी जिसकी पहली डिलीवरी हो रही है उसमें जो है यूट्रस यूजली सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, इनफ्रीक्वेंट इरेगुलर सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस वजह से जो है ना वो पुअर प्रोग्रेस आ रही होती है। अब हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो आपको ये पता है कि हम असेस कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्शन को, हम पैल्पेट करते हैं एब्डोमेन को, पैल्पेशन से हमें पता चलता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, या अगर हमने करना हो तो हम सीटीजी के साथ उसका टोकोग्राफी कर लेते हैं, वहाँ से पता चल जाता है कितनी फ्रीक्वेंसी है कॉन्ट्रैक्शन की। अब उसने कहा कि इंट्रायूट्राइन कैथेटर भी यूज़ होना शुरू हो गई हैं, वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो ज़्यादातर हमें प्रेशर का बताती हैं, वो फ्रीक्वेंसी का नहीं बताती। ठीक है, और क्योंकि वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है तो वो रेयरली किया जाता है, ज़्यादातर जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पैल्पेट करके या टोकोग्राफी के जरिए देख लिया जाता है कि कितनी कॉन्ट्रैक्शन है। आगे बात करते हैं जी, अगर 5 to 4 कॉन्ट्रैक्शन हो रही है पर 10 मिनट तो ये तो नॉर्मल है, ये आइडियल है, इतनी होनी चाहिए, इसका मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। 5 to 4 कॉन्ट्रैक्शन, 4 to 5 कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट। लेकिन अगर इससे कम है तो इससे समझ आ रही है कि प्रोग्रेस पुअर है। ठीक है, अब जैसे ही प्रोग्रेस पुअर हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिव मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है। और मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने डिफरेंट स्टेजेस की मैनेजमेंट बताई थी तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट स्टेज की एक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो आप अपने फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन करते हो, पहले आप एवरी 4 आवर एग्जामिनेशन कर रहे थे ना नॉर्मली, लेकिन जब वो पुअर प्रोग्रेस शो करेगी तो आपने एवरी 2 आवर एग्जामिनेशन शुरू कर देना है, जनरल एग्जामिनेशन। उसके बाद अगर आपको बार बार हर 2 घंटे बाद आपने एग्जामिन करके देख लिया, आपको कंफर्म हो गया कि डिले हो रहा है और सर्विक्स तो डायलेट नहीं कर रही और ये रेस्ट हो गया है, तब आपने जो है ना वो आर्टिफिशियल रप्चर करना है मेम्ब्रेन का। ठीक है, फीमेल के कंसेंट के साथ आपने आर्टिफिशियल रप्चर कर देना है मेम्ब्रेन का। उसके बाद आपने फिर 2 घंटे बाद एग्जामिन करना है, और अगर अब भी पुअर प्रोग्रेस है, कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप उसको ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज कर सकते हो। ऑक्सीटोसिन जो है वो हर 30 मिनट के बाद डोज बढ़ाते हैं, मतलब पहले आहिस्ता आहिस्ता स्लोली शुरू करते हैं, फिर हर 30 मिनट के बाद उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको फीटस की मॉनिटरिंग बताई थी लेबर में, मैंने कहा था कि कुछ इंडिकेशन होती हैं कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटर मॉनिटरिंग करिए, यानी हर लेबर में हमने कि फीटस को इलेक्ट्रिकली या सीटीजी के साथ मॉनिटर नहीं करना होता। एक तो ये कंडीशन होती है ना कि ऑलरेडी कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है, कि फीमेल को कोई डिजीज़ है या फीटल में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, तब तो आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी ही करनी है। लेकिन अगर नॉर्मल लेबर है, मदर भी हेल्दी है, फिटस भी हेल्दी है, तब आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन करोगे तब आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। तो ये एक इंडिकेशन थी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की, कि अगर आपने ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज कर दिया, तो अगर फर्स्ट स्टेज की मैनेजमेंट में आपने उसको ऑक्सीटोसिन दिया है तो आपने कंटिन्यूस फीटस की मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से एक्सेसिव कंट्रैक्शन होगी तो फीटल का कंप्रोमाइज हो सकता है। दूसरा, आपने फीमेल को एपिड्यूरल दे देना है, वरना हम फर्स्ट स्टेज में एपिड्यूरल नहीं दे रहे थे, सेकंड में दे रहे थे, लेकिन अब आपने उसको एपिड्यूरल दे देना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से पेन ज़्यादा हो सकती है, और साथ उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आगे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, उसने कहा कि प्राइमरी ग्रेविडा को तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी ग्रेविडा का मेजर कॉज यही होता है कि डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, यूट्रस इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, आप अगर रप्चर करो मेम्ब्रेन का या अगर आप ऑक्सीटोसिन दो तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है और डिलीवरी हो जाती है। लेकिन जो मल्टीपेरेंस वुमेन होती है उसमें जो है ना वो डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बहुत रेयर है कि इसकी वजह से रेस्ट हो फर्स्ट स्टेज पे। तो आप ना बहुत केयरफुली असेस करना है और बहुत केयरफुली ये डायग्नोसिस बनाना है कि जी मल्टीपेरेंस वुमेन है लेकिन इसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, बहुत केयरफुली। क्योंकि अगर मल्टीपेरेंस वुमेन को आपने ऑक्सीटोसिन दी और उसमें डिस्फंक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, उसमें जो कॉज था मैल प्रेजेंटेशन था, जो कि ज़्यादा कॉमन है, या मैल पोजिशनिंग थी, या सीपीडी था, सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, और आपने उसको ऑक्सीटोसिन दे दिया क्योंकि आपने सही से असेस ही नहीं किया, आपने सही से डायग्नोसिस नहीं बनाया, जल्दी जल्दी दे दिया, तो उस वजह से यूट्राइन रप्चर उसका कर सकता है। अगर उसका यूट्रस रप्चर कर गया तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्राइमरी ग्रेविडा में बहुत केयरफुली असेस करना होता है। और प्राइमरी ग्रेविडा में यूजली लेबर जो है ना वो प्रोग्रेशन अच्छी होती है और वो अरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर अरेस्ट हो गए तो केयरफुली आपने देखना है कि क्या कॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बताया कि अगर फीटस की कंडीशन ऐसी हो कि फीटस की कंडीशन कॉम्प्रोमाइज हो तब आपने ऑक्सीटोसिन नहीं देनी होती, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, अगर आप दे रहे हो तो उसको फौरन रोकना होता है, और जो फीटस है उसकी इंस्ट्रूमेंटल या सी सेक्शन की डिलीवरी करवानी होती है। और दूसरे केस में अगर आप ऑक्सीटोसिन दे रहे थे हर 30 मिनट के बाद डोज बढ़ा रहे थे, लेकिन 4 आवर गुजर गए, 5 आवर गुजर गए, कोई फायदा नहीं हुआ, तब भी आपने सी सेक्शन कर देना है। ये नहीं आप 10 घंटे ऑक्सीटोसिन नहीं देते रहोगे, आपने फिर 4 घंटे इंतजार करने के बाद उसका सी सेक्शन करवा देना है। तो ये हमने देखा कि अगर डिसफंक्शनल यूट्राइन एक्टिविटी हो तब हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, और मैं अगेन बता रही हूँ कि ये ज़्यादा कॉमन प्राइमरी ग्रेविडा में है। अब बात करते हैं कि अगर सीपीडी हो, सेफलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो,
तब हमने क्या करना है? अब सेफलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि पेल्विस बहुत स्मॉल है या हेड बहुत लार्ज है। यूजुअली जो वुमेन जो शॉर्ट स्ट्रेचर की होती हैं या वो वाली वुमेन वुमेन जिनमें कोई पेल्विक फ्रैक्चर हो चुका होता है, कोई मेटाबॉलिक बोन डिजीज होती है, रिकट्स वगैरह हुए होते हैं, उनमें जो है ना पेल्विस बहुत छोटी होती है। अगर फीटस के हिसाब से देखें तो वो वाले फीटस जिनमें कोई एनोमली हो, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस हो या कोई नेक में ट्यूमर हो या कोई फीटस का थायराइड बड़ा हो, उस केस में जो है ना वो फीटस का हेड बहुत बड़ा हो सकता है। दोनों केसेस देख लीजिए कि पेल्विस कब छोटी होगी, हेड बहुत बड़ा होगा। ये तो होगी एब्सोल्यूट सीपीडी हो गया ना, कि या तो हेड बहुत बड़ा है या पेल्विस बहुत छोटी। एक होता है रिलेटिव सीपीडी। रिलेटिव सीपीडी ये होता है कि फीटस का हेड भी नॉर्मल है, पेल्विस भी ठीक है, लेकिन फीटस का हेड जो है ना उसकी मैल पोजिशनिंग है, उसका पोजीशन उसकी सही नहीं है, ठीक है, तो उसको कहते हैं रिलेटिव सीपीडी। अब अगर सीपीडी हो गया तब आपने क्या करना है? अगर तो प्राइमरी कैविट है तो चाहे उसमें सेफलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ही है और वो माइल्ड सा डिस्प्रोपोर्शन है, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब माइल्ड से मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन है, तब आप उसको ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। प्राइमरी कैविटा में आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो और देख सकते हो कि ऑक्सीटोसिन से जो है ना वो अगर डिलीवरी हो जाए, लेकिन साथ साथ कंटिन्यूस फीटस की मॉनिटरिंग सीपीडी से करनी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप रिलेटिव अगर डिस्प्रोपोर्शन है तो मतलब कि ये तो थे ना कि रिलेटिव का ये था कि मैल पोजिशनिंग है, तो उस केस में आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो, मैल पोजिशन को रोटेट करवा सकते हो फिटस के हेड को, ये भी आप कर सकते हो। ये तो था ना कि अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो आपने ऑक्सीटोसिन दे दी। अगर वो मल्टी ग्रेविड है, मल्टी पैरस वुमेन है, तब आपने उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देनी। अगर उसमें सीपीडी है, आपने देख लिया कि सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, आपने ऑक्सीटोसिन को नहीं कंसीडर करना, क्योंकि ऑक्सीटोसिन देने से उसका यूट्राइन रप्चर हो सकता है। फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सी सेक्शन को ही कंसीडर करना है। अब आप कैसे सस्पेक्ट करते हो कि सीपीडी है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा ना कि डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का तुम्हें पता चल जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हम डायग्नोसिस बना लेंगे या टोकोग्राफी से बना लेंगे कि भाई इसकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, लेकिन सीपीडी का डायग्नोसिस हम कैसे बनेंगे? हमें कैसे पता चले कि ये जो रेस्ट हुआ है ये सीपीडी की वजह से हुआ है? उसके लिए कुछ उसने फाइंडिंग्स बताई। अगर फीटस का हेड इंगेज नहीं हो रहा, आप एब्डोमेन को पैल्पेट कर रहे हो, सारा हेड आपका एब्डोमेन में पैल्पेट हो रहा है, हेड इंगेज ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि या तो पेल्विस छोटी है या फीटस का हेड बड़ा है। अगर जो है प्रोग्रेस बहुत स्लो है और कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छी वाली फील हो रही है, जब आप पल्पेशन करते हो कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस बिल्कुल ठीक करिए, फ्रीक्वेंट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो उसका ये मतलब है कि सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। अगर विजाइनल एग्जामिनेशन आपने किया और आपको सिवियर मोल्डिंग मिली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब लेबर को मैनेज कर रहे होते हैं तो विजाइनल एग्जामिनेशन पे हम फीटस के हेड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम उसकी मोल्डिंग भी देख रहे होते हैं। तो सिवियर मोल्डिंग एक साइन था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। तो अगर सिवियर मोल्डिंग है, अगर हेड जो है उसकी सही से अप्लाई नहीं हो रहा वो सर्विक्स पे, और अगर हीमाचूरिया हो रहा है, तो ये सारी फाइंडिंग जो आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई सीपीडी हो गया है, ठीक है। और अगर ये माइल्ड से मॉडरेट सीपीडी है और प्राइमरी ग्रेविड है तो आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। अगर ये मल्टी ग्रेविड है तो फिर आप जो है ना उसको ऑक्सीटोसिन नहीं दोगे, फिर आप और तरीका सोचोगे, इंस्ट्रूमेंट या सी सेक्शन। अब बात करते हैं जी मैल प्रेजेंटेशन की। इसमें ये है कि ना ही तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में मसला है, ना ही मैल जो है वो पोजीशनिंग है, ना ही एब्सोल्यूट सेफलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है। मसला जो है ना वो ये है कि जो फीटर का प्रेजेंटिंग पार्ट है ना वो ठीक नहीं आ रहा। अब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट हमने देखा था कि वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स है ना बहुत फर्मली आकर सर्विक्स पे अप्लाई करता है, उस वजह से जो है ना वो फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की चलती है। लेकिन अगर प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो फेस हो, फेस प्रेजेंटेशन हो, तो वो सही से सर्विक्स पे अप्लाई नहीं हो पाता। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन हो, वो वैसे ही इतना बड़ा होता है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर 13.5 सेंटीमीटर का होता है, वो वैसे ही इंटर नहीं हो पाता बोनी पैलेस में। तो इस तरह की कोई कॉज हो, प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटिंग पार्ट ठीक नहीं है, फेस है या ब्रो प्रेजेंटेशन है, तो फिर बहुत पुअर प्रोग्रेस आती है। अब ये जो कॉज है मैल प्रेजेंटेशन का, उसने कहा ये ज्यादा कॉमन है जी मल्टी पैरस वुमेन में, ठीक है। ये मल्टी पैरस में ज़्यादा कॉमन है। और अगर आपने इसके बावजूद कि मैल प्रेजेंटेशन थी और फिर भी लेबर जो है वो कंटिन्यू होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो यूट्राइन रप्चर हो सकता है। इसलिए आपने इसका जल्दी से डायग्नोसिस बना लेना होता है कि ये मैल प्रेजेंटेशन है, जो फीटस है उसका या तो ब्रो प्रेजेंटेशन हो रही है या फेस प्रेजेंटेशन हो रही है, वर्टिक्स प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप विजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, जब अपनी फिंगर्स अंदर लेके जाओगे विजाइनल एग्जामिनेशन पे, आप देखोगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट तो फेस है या तो ब्रो प्रेजेंटेशन है, आपको पता चल जाएगा कि इसी वजह से फीटस की प्रोग्रेस स्लो है। फर्दर फिर आप इंतजार नहीं करोगे, आप उसको सी सेक्शन में ले जाओगे। आगे बात करते हैं जी, अगर लास्ट है ये कि अगर बर्थ कनाल की कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो भी फर्स्ट स्टेज पे अरेस्ट करवा सकती है, यानी जो बोनी पेल्विस है वो जो है ना मसला करी है, या फिर यूट्रस में कोई मसला है। अब जरूरी तो नहीं है कि बोन के साथ ही कोई मसला हो, यूट्रस के साथ भी, यूट्रस में कोई फाइब्रोइड है, लो यूट्राइन सेगमेंट जो है वो ठीक से नहीं बना, इन वजह से जो है ना वो फीटस का हेड डिसेंड नहीं कर पा रहा और बहुत पुअर प्रोग्रेस है। सर्वाइकल डिस्टोशिया की वजह से भी डिले हो सकता है। सर्वाइकल डिस्टोशिया में ये होता है कि सर्विक्स बहुत नॉन कॉम्प्लायंट होती है, वो डायलेट नहीं करती सही से। वो यहाँ ये यूजली होता है कि अगर सर्विक्स की पहले कोई सर्जरी हो चुकी हो ना, उसका कोई स्कारिंग वगैरह हुई हो, तो फिर उस वजह से, या कौन बायोप्सी उसकी की हो, फिर उस वजह से होता है। तो इसमें भी आपने सी सेक्शन करना है। तो जो सारे केसेस थे उनमें हमें जो है ना उनमें से सिर्फ जो डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन थी उनमें हम ऑक्सीटोसिन दे रहे थे, और वो भी अगर प्राइमरी ग्रेविटा थी। बाकी तकरीबन सब में ही हमें इंस्ट्रूमेंटल या
सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है। और प्राइमरी ग्रेविडा में आपको मैंने बता दिया कि ज़्यादा मेल प्रेजेंटेशन कॉमन है, और नहीं सॉरी, मल्टी पैरेस में ज़्यादा मेल प्रेजेंटेशन कॉमन है, और जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें ज़्यादा डिसफंक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉमन है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या पोर प्रोग्रेस होगी। अब सेकंड स्टेज में कुछ कॉजेज तो वैसे ही हैं कि डिसफंक्शनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर जो है वो सेफ्लोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या मेल प्रेजेंटेशन या मेल पोजिशन। और एक कॉज इसमें जो है ना वो आपने फर्दर ऐड करना है, वो है पेरिनियल रेजिस्टेंट। और एक और कॉज इसमें बताया कि अगर आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे देते हो सेकंड स्टेज में, तो उस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की वजह से भी प्रोग्रेस पुअर हो सकती है, और यूट्राइन की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वीक और इनफेक्टिव हो सकती है। सबसे पहले तो अगर आपने देखा कि जी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है, सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो गई है, सेकंड स्टेज शुरू हो गई है लेकिन बहुत लंबी चल रही है, जो है ना वो बता रहा है कि अगर जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा हो तो हम ये नली पैरास्वानी वुमेन हो तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 3 आवर्स के अंदर अंदर सेकंड स्टेज खत्म हो जाए, 3 आवर्स के अंदर अंदर बेबी डिलीवर हो जाए। और अगर मल्टी ग्रेविडा हो तो तब 2 आवर्स में देखा जाता है कि 2 आवर्स में बेबी डिलीवर हो जाए। लेकिन आप देख रहे हो कि भाई ये डिले होता जा रहा है, और 2 आवर्स गुजर गए हैं पुशिंग के लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही, और मल्टीपैरेस के केस में 1 आवर गुजर गया लेकिन पुशिंग नहीं हो रही, अभी तक पुशिंग शुरू नहीं हुई। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो मटर्नल जो है ना वो हाइड्रेशन करवानी है, और उसको जो है ना वो क्योंकि डिहाइड्रेशन या कीटोसिस की वजह से भी ना अरेस्ट हो सकता है सेकंड स्टेज पे, तो उस केस में आपने पहले उसको डिहाइड्रेट कराना है। और फिर अगर वो प्राइमरी ग्रेविडा थी तो आप उसको ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हो। लेकिन अगर वो मल्टी ग्रेविडा है और वो जो है मल्टी पैरेस है, तब आपने उसको ऑक्सीटोसिन नहीं देना, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अगेन उसमें ट्राइनिक्टर करवा सकता है। तब आपने उसका अच्छे से असेस करना है कि क्या मसला आ रहा है, क्यों जो है ना वो डिलीवरी नहीं हो रही। यहाँ पे एक उसने पॉइंट दिया हुआ है कि अगर एंड्रॉइड पेल्विस हो तो वो डीप ट्रांसफर से रेस्ट करवाती है। इसका मतलब ये कि हेड को रोटेट नहीं होने देती है, ट्रांसफर पोजीशन में रह जाता है, उस वजह से वो रेस्ट हो जाता है। वरना उसने ओपी पोजीशन में आना था, ओए पोजीशन में आना था, ऑक्सीपिटो इंटीरियर आना था, लेकिन अब नहीं आ पाता, डीप ट्रांसफर से रह जाता है, तो उसको डीप ट्रांसफर अरेस्ट कहते हैं। डिले जो है वो आपको बताया कि ओपी पोजीशन ऑफ हेड की वजह से भी हो सकता है कि हेड जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में है, ठीक है। तो ये सारे कॉजेज हैं, मतलब बार बार इसको सारा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेजर मेजर कॉजेज पता चल गए हैं कि ये कॉजेज हैं। अब आप देख लेते हैं इसको मैनेज कैसे करना है। पहले तो फीमेल को डिहाइड्रेशन आपने करवानी है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा तो आप ऑक्सीटोसिन दे सकते हो। उसके बाद अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा, फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी है। इंस्ट्रूमेंटल के लिए एक सेफ्टी क्राइटेरिया होता है जो हम ऑपरेटिव डिलीवरी वाले चैप्टर में देखेंगे। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवानी, और वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपने सी सेक्शन कर देना है। ठीक हो गया। तो अगर कोर्स जो था वो रेजिस्टेंट प्रीमियम था तो उस केस में आप एपिसियोटमी को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये होगी हमारी सेकंड स्टेज की, अगर सेकंड स्टेज में डिले है उसको कैसे लेके चलना है। यानी हम उसको टेबल में भी उसने वही चीज़ें बताई हुई हैं कि हम उसकी पुशिंग कंटिन्यूस करवाएंगे, इंकरेज करेंगे, हाइड्रेशन देंगे उसको, और जो है ना वो ऑक्सीटोसिन देंगे। अगर ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो कंटिन्यूस फीटस की मॉनिटरिंग करनी है, एपिसियोटमी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, सी सेक्शन, बार बार वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। अब आ जाए फीटल कंप्रोमाइज की तरफ। अब वो मसला हो सकता है, मैंने अब नॉर्मल लेबर की कौन कौन सी चीज़ें बताई थी। एक तो ये था कि प्रोग्रेस बहुत पुअर है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोग्रेस पुअर है तो क्या करना है। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर फीटस कंप्रोमाइज हो गया तो वो भी अब नॉर्मल लेबर में आता है। तो अब हम ये देखने लगे कि फीटल कॉम्प्रोमाइज़ का हमें कैसे पता चलेगा, और अगर फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो हमें फर्दर क्या करना है। वो कह रहा है कि आपको फीटल कॉम्प्रोमाइज़ कैसे पता चलेगा कि या तो फ्रेश मिकोनियम आना शुरू हो जाएगा, फ्रेश मिकोनियम स्टेनिंग होना शुरू हो जाएगी एमनियोटिक फ्लूइड की, या सीटीजी अब नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों केसेस में आप जो है ना वो आपको पता चलेगा कि फीटल का कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ ये शो नहीं करी, कंफर्म नहीं शो करी कि फिटल हाइपोक्सिया हाइपोक्सिक है। ये जो मिकोनियम स्टेनिंग है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि उसकी जीआईटी अच्छे से जो है उसकी मेच्योरेशन होगी थी, इस वजह से उसने मिकोनियम रिलीज कर दिया। और ये जो सीटीजी है ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी शो कर सकती है। इसलिए हम अगर मिकोनियम स्टेनिंग हो या एबनॉर्मल सीटीजी हो तो उसको हम सस्पेक्टेड फिटल कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं। उसको कंफर्म नहीं कहते कि कंफर्म ये फिटल डिस्ट्रेस हो गया, सस्पेक्टेड का हम नाम देते हैं उसको। फिर उसने कुछ रिस्क फैक्टर बता दिए। ये जो रिस्क फैक्टर है, अब मैं आपको ना एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा बताऊंगी कि अगर ये रिस्क फैक्टर मौजूद है तो आपने थ्रू आउट द लेबर उस फीमेल की, उस बेबी की वैसे ही कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है, हेल्दी फीमेल हेल्दी बेबी है, तब आपने उसको सिर्फ कुछ कुछ देर के बाद जो है ना वो ऑस्कल्टेट करते जाना है पिनार्ड स्टेथोस्कोप की मदद से। और अगर कहीं ऑस्कल्टेशन पे मसला आपको नजर आ गया, ऑस्कल्टेशन पे आपको नजर आ गया कि हार्ट बीट इसकी बहुत तेज़ हो रही है या ब्रेडिकार्डिया बहुत स्लो हो रही है, तब आपने उसकी सीटीजी करनी है। और अगर सीटीजी फिर एबनॉर्मल आ जाती है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। अब वो कह रहा है कि आपके पास दो केस हो सकते हैं, अगर तो सीटीजी सस्पिशियस है और अगर सीटीजी पैथोलॉजिकल है। सस्पिशियस तब था कि अगर 3 फैक्टर्स तो रीअश्योरेंस शो कर रहे थे, लेकिन जो चौथा फैक्टर था वो जो था ना वो नॉन रीअश्योरेंस पे था, वो खराब हो रहा था, एक्सेलरेशन वाला, डिसलेशन, कोई भी चौथा फैक्टर, तो उसको फिर कहना है सीटीजी सस्पिशियस। अब अगर सीटीजी सस्पिशियस है तो पहले अपने मदर की रीपोजिशनिंग करवा के देखनी है, मदर को आईवी फ्लूइड दे देने हैं। अगर आप ऑक्सीटोसिन दे रहे थे उसको स्टॉप कर देना है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटस हाइपोक्सिक हो रहा है। और फिर जो है ना आपने अगर एपीड्यूरल दिया था एनाल्जेसिया, तो उस एपीड्यूरल की वजह से हाइपोटेंशन हो गई हो सकती है। उस हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए आपने फ्लूइड का बोलस देना है, फ्लूइड देना है, आप वैजोकंस्ट्रिक्टर दे सकते हो। ठीक है, ये सब आपने काम करने हैं।
और इतना कुछ करने के बाद आपने सीटीजी रिपीट करना है तो यूजुअली सीटीजी ठीक हो जाती है, मतलब उसको फ्लूइड देने से, ऑक्सीटोसिन को रोकने से, मदर की पोजीशन चेंज करने से, ये सब करने से जो है वो सीटीजी नॉर्मल हो जाती है। ये तो था कि अगर सीटीजी सस्पिशियस थी। अब अगर सीटीजी पैथोलॉजिकल है कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर जो है ना वो ख़राब आ रहे हैं, तब आपने क्या करना है? अब आपने इमीडिएटली विज़ुअल एग्जामिनेशन करना है और देखना है कि कहीं मैल प्रेजेंटेशन तो नहीं है, कहीं कोड का प्रोलैप्स तो नहीं हो गया, लेबर प्रोग्रेस कर रही है, ये सारी चीज़ें आपने असेस करनी है। और अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड हो तो फिर जो है ना वो आपने फोर्सेप की मदद से या मेंटोस की मदद से यानी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी फ़ौरन करवा लेनी है, क्योंकि फिटर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड नहीं है तो अब आप फीटस को आधी डायलेटेशन से फीटस को निकाल के तो बाहर नहीं ला सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से। फिर आपने फीटल की ब्लड सैंपलिंग करनी है। ब्लड सैंपलिंग से आपका कंफर्म हो जाएगा कि क्या फीटस को वाकई हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक सिरोसिस डेवलप हो रही है। और अब अगर फीटल ब्लड सैंपलिंग का रिजल्ट ठीक आ जाता है कि भाई फीटस बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है, सीटीजी फॉल्स पॉजिटिव थी, उस केस में भी आपने फिर लेबर को तो कंटिन्यू करना है, लेबर अब चलती रहेगी, लेकिन साथ आपने एवरी 30 to 60 मिनट जो है ना वो सीटीजी रिपीट करते जाना है। और अगर सीटीजी परसिस्टेंटली एबनॉर्मल आ रही है या सीटीजी वर्सन होती जा रही है, एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है, फिर आपने इमीडिएटली सी सेक्शन करवा देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लें तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने पहले बताया कि फीमेल को देखना है कि उसमें रिस्क फैक्टर मौजूद है, ये मैं सारा फीटल कॉम्प्रोमाइज़ का शुरू से बताने लगी हूँ। उसमें देखना है जो रिस्क फैक्टर का टेबल दिया है इसमें से कोई रिस्क फैक्टर मौजूद है। अगर रिस्क फैक्टर मौजूद है तो उस फीमेल की स्टार्टिंग से थ्रू आउट द लेबर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी, फीटस की सीटीजी होगा। जहाँ पर कहीं हमें सीटीजी एब्नॉर्मल नजर आ गया, हम सबसे पहले तो अगर देखेंगे कि ये सस्पिशियस है या ये पैथोलॉजिकल है। दूसरा, वो वाली फीमेल जो कि हेल्दी है, उसमें आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, बट आप कंटिन्यूस ऑस्कल्टेशन पिनार्ड मनोवर से पिनार्ड, मैं बार बार पिनार्ड मनोवर कहती हूँ, पिनार्ड स्टेथोस्कोप से करते रहोगे। जहाँ पर आपको लगा कि ऑस्कल्टेशन में खराबी आ रही है, आप उसकी सीटीजी करोगे। अगर सीटीजी खराब आ रही है तो अब आपने देखना है कि वो सस्पिशियस है या पैथोलॉजिकल है। दोनों के सब यहाँ पर आ गए कि सीटीजी सस्पिशियस है या पैथोलॉजिकल है। अब अगर सीटीजी सस्पिशियस थी तो उस केस में आपने पोजीशन चेंज करवा दी, आईवी फ्लूइड दिए, ऑक्सीटोसिन को रोक दिया, एपिड्यूरल अगर था दिया तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, फ्लूइड देकर वज़ोकंस्ट्रिक्टर आपने दे दिए। इन सब करने से आपने सीटीजी रिपीट की तो वो ठीक हो जाती है यूजली सस्पिशियस के केस में। लेकिन अगर सीटीजी पैथोलॉजिकल हो या सीटीजी परसिस्ट करे कि वो अभी तक सस्पिशियस थी और अभी तक वो ठीक नहीं हुई, वर्सन होती जा रही है, तब आपने क्या करना है? इमीडिएटली विजाइनल डिलीवरी करवा लेनी है इंस्ट्रूमेंटल। लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटल तभी करवा सकते हो अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड थी। लेट्स सपोज कि फर्स्ट स्टेज में ही फीटल को कॉम्प्रोमाइज हो गया, अभी तो सर्विक्स पूरी तरह डायलेट ही नहीं हुई, फिर आप 3 या 4 सेंटीमीटर जितनी डायलेटेड है उससे आप फीटल ब्लड सैंपलिंग कर लोगे, फीटस के ब्लड को देखोगे। अगर फीटस ब्लड सैंपलिंग नॉर्मल आ जाती है, ठीक आ जाती है, तो तब भी आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाते। हाँ, लेबर तब चलती रहती है, लेकिन आप 30 to 60 मिनट के बाद अपने टेस्ट रिपीट करते रहते हो। ठीक है, और अगर परसिस्टेंटली मसला शो हो, एबनॉर्मल सीटीजी आती जा रही है या वर्सन होती जा रही है, तब आपने फिर इमीडिएटली सी सेक्शन करवा देना, फिर आपने फर्दर डिले नहीं करना। ये तो सारी बात हमने कर ली सीटीजी के केस में। आगे वो बात करते हैं मिकोनियम की। अगर फ्रेश थिक थिक मिकोनियम आपको नजर आ जाए, सीटीजी ठीक आ रही है, फिर भी थिक मिकोनियम आपको नजर आ जाए, फिर भी एक कंसर्न का कोज है कि मसला हो सकता है, चाहे सीटीजी ठीक है लेकिन मिकोनियम तो आ गया ना, और फ्रेश होना चाहिए, डार्क या ब्राइट ग्रीन थिक हो। इस केस में लेबर तो चलती रहेगी, लेबर तो कंटिन्यू होगी, लेकिन आपने पीडियाट्रिशियन को बुला लेना है और आपने जो है ना वो इंटरवेंशन का थ्रेशोल्ड हमारा नीचे आ जाएगा कि ज़रा सा मसला हुआ तो हमने इंटरवेंशन कर देनी है। आयु एफबीएस का सारा प्रोसीजर बताता है। वो कह रहा है कि आपने बार बार कहा कि अगर जो है ना वो सर्विक्स अभी पूरी पूरी तरह से डायलेट नहीं हुई और आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी नहीं करवा सकते, तो आपने फिर एफबीएस करना है, फिटल ब्लड सैंपलिंग करनी है। तो पहले आप उसका प्रोसीजर तो सीख लें कि आपने कैसे करना है। आपने सारा एक्सप्लेनेशन देनी है पेरेंट्स को, मदर को, उससे कंसेंट लेनी है। फिर जो है ना वो आपने वुमन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ले आना है, एमनियोस्कोप आपने लेनी है, उसको वजाना में इंसर्ट कर देना है। उसका जो डिस्टल एंड है उसको फीटल हेड पे अप्लाई करना है, क्योंकि फीटल हेड प्रेजेंटिंग होगा ना, उसके हेड पे अप्लाई कर देना है। स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करके एक कट लगाना है उस पर ब्लेड की मदद से, और जो ब्लड है उसको कलेक्ट कर लेना है माइक्रो ट्यूब में। अब जो ब्लड यूजली में चाहिए तो 0.225 ml इतना ही चाहिए होता है। उसकी पीएच देखनी है, पीएच 7.25 से अबव होनी चाहिए नॉर्मली। अगर इससे कम है, 7.2 है, तो वो शो करिए कि भाई एसिडोसिस है, वाकई फीटल हाइपोक्सिया में है। ठीक है, और अगर वैल्यू जो है वो 7.2 7.25 के दरमियान है तो ये बॉर्डर लाइन है। फिर आपने पीएच के साथ साथ बेस डेफिसिट भी देख लेना है। अगर बेस डेफिसिट 12 मिलीमोल तक आ रहा है तो ये भी शो कर रहा है कि सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है। आपको एक से ज़्यादा दफ़ा सैंपल भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो कह रहा है कि अगर एबनॉर्मल सीटीजी परसिस्ट करे लेबर में, तो चाहे फिर मैंने पहले भी बताया कि अगर एबनॉर्मल सीटीजी परसिस्ट कर रही है, चाहे फिर फीटल ब्लड सैंपलिंग नॉर्मल वैल्यूज भी शो कर रहा है, तब भी जो है ना वो आपने इसको एवरी 60 मिनट रिपीट करते जाना है। ठीक है, एवरी 60 मिनट रिपीट करते जाना है, चाहे ये नॉर्मल भी है, बट सीटीजी तो शो करिए ना, कोई मसला है तो फिर इसको रिपीट करते जाओ। और अगर रिपीटेडली परसिस्टेंटली ये ख़राब आ रहा है तो फिर आप सी सेक्शन करवा लो। यहाँ पर हमारी एबनॉर्मल लेबर भी ख़त्म होती है।
और थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग थी, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से रीड करो, वॉइस नोट को सुन लो और फिर इसको एक्टिव रिकॉल करो तो ये आपको याद रहेगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा तकरीबन लास्ट वॉइस नोट होगा, उसमें हम पेन रिलीफ़ की बात करेंगे कि लेबर में पेन कैसे रिलीव करते हैं। फिर हम बात करेंगे अगर लेबर इंडक्शन करवानी है तो वो कैसे करवानी है।